17 मार्च 2025 को रिकॉर्ड हुई इस वीडियो में प्रगति यादव नाम की यह लड़की अपनी शादी के बाद खुशी से रील बनाते दिख रही है और इस खुशी की वजह है प्रगति का 3 साल पुराना प्यार दिलीप सिंह यादव, जिसके साथ उसकी मात्र 12 दिन पहले ही यानी 5 मार्च 2025 को लव मैरिज हुई थी। यह खुशी इसलिए बड़ी लग रही थी क्योंकि काफ़ी कोशिशों के बाद दोनों अपने परिवार को राजी कर इस शादी के बंधन में बंधे थे और 3 दिन के अंदर ही प्रगति ने ससुराल में सबका दिल भी जीत लिया था। दिलीप के घर में खुशियों ने दस्तक दी ही थी, लेकिन किसी को खबर नहीं थी कि इन खुशियों के पीछे पीछे एक मातम भी दबे पांव कदम रख चुका था। 19 मार्च 2025 औरैया के दिबियापुर में रहने वाले दिलीप की शादी को मात्र 14 दिन ही हुए थे और होली का त्यौहार मनाने के बाद ही वो अपने काम पर लौट गया था। दिन भर में सारा काम निपटाने के बाद वो एक रेस्टोरेंट पर खाना खाने के लिए रुका, जहां उसने अपने बड़े भाई संदीप और वाइफ प्रगति को कॉल करके बताया कि उसका बेला गांव में काम खत्म हो गया है और अब वो वापस लौट रहा है। यह कॉल उसने दोपहर के वक्त बेला गांव से की थी और वो दिबियापुर में अपने घर से सिर्फ 27 किलोमीटर ही दूर था, यानी वो घर से मात्र 40-50 मिनट की दूरी पर था। लेकिन देर शाम तक जब दिलीप घर वापस नहीं लौटा तो परिवार वालों ने दिलीप की लोकेशन जानने के लिए उसे कॉल किया, पर उसकी कॉल लगी नहीं। पहले सभी को लगा कि किसी काम से दिलीप कहीं रुक गया होगा, लेकिन देर रात तक भी जब दिलीप घर नहीं लौटा और ना ही उसकी कोई कॉल आई तो सबको बेचैनी होने लगी। इसलिए फिर से सभी ने उसे कॉल किया। इस बार कॉल उठी तो पर उस तरफ से जो आवाज़ आई वो सुन के परिवार वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि दिलीप के फ़ोन से यह कॉल औरैया पुलिस उठाती है, जो उन्हें बताती है कि दिलीप बुरी तरह से घायल है और हॉस्पिटल में एडमिट है। जो शख्स अभी कुछ घंटे पहले तक सही सलामत हो, उसकी ऐसी खबर परिवार में किसी के लिए भी सदमा ही होगी। खुद को संभालते हुए पूरा परिवार हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां दिलीप जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा होता है। दिलीप की ऐसी हालत देख के उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि यह सब कैसे हो गया। साथ ही वो यह सोचकर भी परेशान थे कि दिलीप की इस हालत के बारे में वो अपनी बहू प्रगति को कैसे बताएंगे। बहुत सोचने के बाद बड़ी हिम्मत जुटा आखिरकार वो प्रगति के घर वालों को दिलीप के इस हादसे के बारे में बताते हैं। प्रगति जैसे ही ये खबर सुनती है, उसके ऊपर पहाड़ टूट जाता है। प्रगति का रो रो के बुरा हाल होने लगता है। उसके घर वाले उसे संभालने की पूरी कोशिश करते हैं, पर उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे होते हैं। वो कैसे भी प्रगति की हिम्मत बांधते हुए उसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं, जहां दिलीप एडमिट था। दिलीप को हॉस्पिटल में ऐसी हालत में देख प्रगति बुरी तरह से फूट फूट कर रोने लगती है। यह मंजर इतना दर्द भरा था कि उस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद गैरों तक को तकलीफ हो गई, लेकिन काल अपनी चाल चल चुका था और समय के साथ दिलीप की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। 2 दिन तक जिंदगी से जंग लड़ते लड़ते आखिरकार दिलीप मौत के मुंह में समा गया। 14 दिन पहले हुई शादी की खुशी अभी परिवार पूरी तरह से जी भी नहीं पाया था कि एक हादसे ने इस खुशी के माहौल को मातम में तब्दील कर दिया था। लेकिन वहां मौजूद लोगों को इस बात की भनक तक नहीं थी कि दिलीप की मौत एक हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, क्योंकि दिलीप की आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने ऐसे खुलासे किए जो सच्चाई की परत को खोलते चले गए। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिलीप के सर पर इतने गहरे वार किए गए थे कि उसका स्कल बुरी तरह से फ्रैक्चर्ड हो गया था। यही नहीं, इतनी चोट देने के बाद उसके सर पर पीछे से गोली मारी गई थी। इस अपराध को जिस तरह से अंजाम दिया गया था, उससे ये जाहिर हो रहा था कि यह कोई आम लूटपाट का केस नहीं था, बल्कि कोई गहरी साजिश थी जिसके तार एक ऐसे शख्स से जुड़े थे जो उन्हीं के परिवार में मौजूद था। वेलकम टू द शो। माय नेम इज शाश्वत एंड यू आर वाचिंग द शॉकिंग केस ऑफ औरैया मर्डर। औरैया डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला 21 साल का दिलीप सिंह यादव अपने 3 भाई संदीप, अक्षय और सचिन के साथ मिलकर अपने पिता सुमेर सिंह यादव के शुरू किए हुए हाइड्रा और क्रेन के कारोबार को आगे बढ़ा रहा था। पिता सुमेर सिंह यादव के पास 12 हाइड्रा मशीन और 10 क्रेन्स थी और उनका काम यूपी के 4 डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ था। पैसों से धनी यह परिवार अब खुशियों के रंग में भी रंगने वाला था, क्योंकि 5 मार्च 2025 को दिलीप की शादी फफूंद की रहने वाली प्रगति यादव के साथ होने वाली थी। 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ी प्रगति यादव कोई और नहीं बल्कि दिलीप के बड़े भाई संदीप की साली थी, जिसके साथ वो 3 साल से रिलेशनशिप में था। लेकिन अपने परिवार को इस शादी के खातिर मनाने के लिए दिलीप को बहुत पापड़ बेलने पड़े थे, क्योंकि पहले तो उसके परिवार को इस रिश्ते के बारे में कोई भनक नहीं थी और इसी वजह से वो दिलीप के लिए लड़की देख रहे थे। लेकिन जब उन्हें इस रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि एक ही परिवार की 2 बेटियां उनके घर में बहू बनकर आएं। बट प्रगति ने दिलीप से कह दिया था कि चाहे जो हो जाए
वो शादी करेगी तो सिर्फ दिलीप से, और दिलीप भी यही चाहता था। आखिरकार दोनों की जिद के आगे सभी परिवार वालों को झुकना पड़ा और उनकी खुशी की खातिर वो इस शादी के लिए राजी हो गए। फाइनली 5 मार्च 2025 को दिलीप और प्रगति सभी रीति रिवाजों के साथ शादी के बंधन में बंध गए। इस शादी से प्रगति और दिलीप दोनों बहुत खुश थे और प्रगति ने अपने प्यार और व्यवहार से 3 दिन में ही घर में सबका दिल जीत लिया था। पूरा परिवार प्रगति और दिलीप के लिए बहुत खुश था, लेकिन प्रगति और दिलीप के साथ जो होने वाला था वो शायद ही किसी ने सोचा भी होगा। हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक शादी के चौथे दिन यानी 9 मार्च 2025 को प्रगति अपने मायके चली जाती है। वहीं दिलीप परिवार के साथ होली का त्योहार मना 19 मार्च को काम पर लौट जाता है। दिलीप बेला गांव में सारे काम खत्म करके वापस घर लौट रहा होता है और यह बात वो कॉल कर अपने भाई और वाइफ प्रगति को भी बता देता है। जहां एक तरफ दिलीप के घर वाले उसका इंतजार कर रहे होते हैं, वहीं पलिया गांव के पास गेहूं के खेत में 2 गांव वालों को अधमरी हालत में एक आदमी पड़ा मिलता है। उसे मरा हुआ सोचकर वो दोनों डर के मारे वहां से भाग जाते हैं और बाकी गांव वालों को इकट्ठा कर उस जगह लेकर आते हैं। उस आदमी को बुरी हालत में देख गांव वाले तुरंत इस घटना की सूचना पुलिस तक पहुंचाते हैं, जो वहां फौरन एम्बुलेंस को साथ लेकर पहुंचती है। मेडिकल स्टाफ जब उसे चेक करता है तो उसकी सांसें अभी भी चल रही होती हैं, इसलिए बिना कोई देरी किए वो उसे एम्बुलेंस से तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और उसका इलाज शुरू करवाते हैं। पुलिस मामले की तहकीकात शुरू ही करती है कि उस आदमी की जेब से मिला फ़ोन बजने लगता है। पुलिस जब फ़ोन रिसीव करती है तो कॉल के उस तरफ कोई और नहीं बल्कि दिलीप के परिवार वाले होते हैं। दिलीप के घर में कोहराम मच जाता है और सभी भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां उसकी हालत देख हॉस्पिटल में रोना पिटना शुरू हो जाता है। तभी डॉक्टर पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि किसी ने दिलीप के सर पर गहरे वार किए हैं और उसे गोली भी मारी है। शुरुआत में पुलिस इसे एक एक्सीडेंटल केस मानकर चल रही थी, पर सर में बुलेट का मिलना पुलिस को एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा था। यानी पहले दिलीप को बेरहमी से पीटा गया था और फिर उसे गोली मार दी गई थी। इसी वजह से पुलिस जब दिलीप के परिवार से पूछती है कि क्या दिलीप की किसी के साथ दुश्मनी थी, तो वो इस बात से इनकार करते हुए कहते हैं कि उनका लड़का बहुत सीधा था और वो सिर्फ अपने काम से मतलब रखता था। ना ही उसका किसी से कोई झगड़ा था और ना ही कोई डिस्प्यूट। खुद को संभालते हुए दिलीप की फैमिली मामले की जांच के लिए एफआईआर दर्ज करवाती है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, लेकिन दिलीप की कंडीशन इतनी सीवियर थी कि सिर्फ 2 दिन बाद यानी 21 मार्च 2025 को वो जिंदगी की जंग हार जाता है। 15 दिन पहले जिस घर में शहनाइयाँ बज रही थी, आज उसी घर में चारों तरफ चीख पुकार और मातम का माहौल था। दिलीप का परिवार पूरी तरह बिखर चुका था। सबको घर के जवान बेटे के जाने का दुख तो था ही, पर साथ ही उनको फिक्र सता रही थी अपनी बहू प्रगति की। मात्र 20 साल की उम्र में विधवा हुई प्रगति का रो रो के बुरा हाल हो गया था। जिस दिलीप के साथ उसने 7 जन्मों की कस्में खाई थी, उसके साथ वो ठीक से रह भी नहीं पाई थी। दिलीप की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई थी और उसे जिस ब्रूटैलिटी से मारा गया था वो जान के पुलिस के भी कान खड़े हो गए थे। पूछताछ के बाद पुलिस को यह तो क्लियर हो गया था कि दिलीप के साथ बेला और दिव्यापुर के बीच में ही यह इंसिडेंट हुआ है। सो इसके लिए पुलिस त्रिनेत्र सिस्टम का यूज करती है। ऑपरेशन त्रिनेत्र उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है, जिसके तहत हजारों कैमरास स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स, क्राइम के हॉटस्पॉट, डार्क स्पॉट्स और हाईवेज में इंस्टॉल किए गए हैं और यह सभी कैमरास कंट्रोल रूम से कनेक्टेड हैं। पुलिस इसी सिस्टम का यूज कर उस रूट को खंगालना शुरू करती है जिसमें दिलीप बेला से घर वापस लौटते दिखा हो। साथ ही दिलीप की अपने भाई से हुई आखिरी बार कॉल की टाइमिंग्स के आसपास की फुटेजेस को भी चेक करती है। पुलिस उस रूट के सभी सीसीटीवी खंगालने में लगी होती है कि तभी उन्हें पलिया गांव की तरफ जाने वाली सड़क में लगे कैमरा फुटेज में दिलीप बाइक पर 2 लोगों के साथ जाते दिखता है। दिलीप के साथ ये 2 लोग कौन थे, ये जानने के लिए जब पुलिस उनकी आइडेंटिफिकेशन शुरू करती है तो जो इन्फॉर्मेशन उन्हें मिलती है वो बेहद शॉकिंग होती है। दिलीप को बाइक पर बिठाकर ले जा रहा शख्स एक बहुत ही खतरनाक मुजरिम और हिस्ट्री शीटर रामजी नागर था, जो कई संगीन अपराधों के सिलसिले में जेल जा चुका था और उस वक्त बेल के चलते बाहर आया था। दिलीप जैसे सीधे साधे आदमी के साथ एक ऐसे खतरनाक मुजरिम का देखा जाना अपने आप में एक रेड सिग्नल था। इसलिए पुलिस की एक टीम बिना देरी किए रामजी नागर को खोजती है और उसे पकड़कर पूछताछ शुरू करती है। पहले तो रामजी नागर कुछ भी नहीं कबूलता है, लेकिन जब पुलिस अपने तरीकों से पूछताछ करती है तो वो उन्हें बताता है कि उसे दिलीप के मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट अनुराग यादव नाम के शख्स ने दिया था। अनुराग यादव
दिलीप के घर वाले इस नाम के किसी भी शख्स को नहीं जानते थे और यह बात पुलिस के पूछने पर उन्होंने बताई तो पुलिस भी हैरान थी। पुलिस इस अनुराग यादव को खोजना शुरू करती है और उस हिस्ट्री शीटर की निशानदेही पर आखिरकार उसे पकड़ भी लेती है। लेकिन यह केस इतना सिंपल नहीं था, क्योंकि अनुराग यादव के अरेस्ट होते ही पुलिस की एक टीम दिलीप के घर पहुंचती है, जहां मातम का माहौल था और परिवार के साथ गांव वाले भी बैठे थे। पुलिस ऑफिसर दिलीप की वाइफ प्रगति को बुला उससे कुछ पूछताछ करने लगती है। परिवार वालों को लगा कि केस के सिलसिले में वो प्रगति से सवाल कर रहे होंगे, लेकिन तभी अचानक पुलिस टीम के साथ आई लेडी कांस्टेबल्स प्रगति का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाने लगती हैं। यह देख वहां मौजूद परिवार और गांव के लोग भड़क जाते हैं और वो गुस्से में पुलिस का रास्ता रोक पूछते हैं कि आखिर वो उनकी बहू को ऐसे कैसे उठाकर ले जा रहे हैं। अब जवाब में जब पुलिस उन्हें वजह बताना शुरू करती है तो उनके कहे एक एक शब्द पर वहां मौजूद सभी के लिए यकीन कर पाना मुश्किल था, क्योंकि पुलिस ये खुलासा करती है कि दिलीप की हत्या की साजिश में उनके ही घर की बहू और दिलीप की वाइफ प्रगति का हाथ है। पहले घर के छोटे बेटे की मौत और फिर उसकी मौत में उनकी बहू का ही हाथ होना, यह सुनते ही पूरे परिवार की जिंदगी में भूचाल आ जाता है। सभी के लिए ये समझ से परे था कि जिस दिलीप से प्रगति 3 साल से रिलेशनशिप में थी और जिसके लिए वो सभी से जिद कर अपनी मर्जी से मात्र 15 दिन पहले ही शादी कर दिलीप के साथ जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही थी, आखिर उसी ने दिलीप को मौत के घाट उतरवा दिया। प्रगति के इस खूनी खेल की जो वजह सामने निकल कर आने वाली थी वो दिखाएगा कि कैसे आज के इस दौर में प्यार को इंसानी रूपी इन हैवानों ने अपने लालच के लिए सिर्फ एक खेल बनाकर रख दिया है। इस केस को पूरी तरह से समझने के लिए चलते हैं साल 2020 में, जहां से इसकी शुरुआत हुई। साल 2020 फफून की रहने वाली प्रगति के घर से सिर्फ 100 मीटर दूर ही अनुराग यादव रहता था। 29 साल का अनुराग झिंझक से बीएससी करने के बाद गांव में ही रहने लगा था। उसके पास कोई काम धंधा भले ही नहीं था, लेकिन अपनी झूठी शान भरी जिंदगी का दिखावा जरूर करता था। ब्रांडेड कपड़े और जूते पहनना, महंगी गाड़ियों से गांव में घूमना, फ्लाइट से ट्रैवल करना और महंगे होटल में रुकना। अनुराग ऐसी जिंदगी का शो ऑफ कर इसका रुआब पूरे गांव में झाड़ता था और वो ये सब अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पैसे से करता था, क्योंकि असलियत में तो उसके पास खुद की एक बाइक तक नहीं थी। इन रियलिटी वो अपना खर्चा चलाने के लिए ट्रैक्टर भी चलाता था। अनुराग की इसी झूठी रहन सहन को देख प्रगति उससे अट्रैक्ट होने लगी थी। दोनों के घर भले ही आसपास थे, पर दोनों के परिवारों के बीच काफ़ी दूरियां थी। जमीन के विवाद के चलते दोनों परिवारों के बीच कई बार झगड़ा भी हुआ था और मामला पुलिस तक पहुंच गया था। यही वजह थी कि दोनों परिवारों के बीच कई पीढ़ियों से दुश्मनी चली आ रही थी। इन विवादों के चलते प्रगति सरेआम अनुराग से बात नहीं कर पाती थी, लेकिन उसे देखा जरूर करती थी। वहीं अनुराग भी प्रगति को पसंद करता था। एक दिन जब प्रगति जानवरों को चारा देने गई तो अनुराग मौका पाकर एक चिट पर अपना नंबर लिख प्रगति को पकड़ा देता है और उसे फ़ोन करने को कहता है। अब प्रगति के पास खुद का कोई फ़ोन तो था नहीं, इसलिए अपने घर वालों के सो जाने के बाद अपने पिता के फ़ोन से अनुराग को कॉल कर उससे बात करती है। यह सिलसिला कई दिनों तक चला। फ़ोन पर शुरू हुई बातें मुलाकातों में तब्दील होने लगी। प्रगति की मौसी का घर औरैया शहर के पास था, जहां वो अपनी माँ के साथ अक्सर जाया करती थी। वो मौसी के घर से साईं मंदिर जाने के बहाने निकलती थी और अनुराग को मिलने के लिए बुला लेती थी। फिर दोनों इसी होटल में हर बार मिला करते थे। दोनों के बीच शुरू हुई आशिकी इस हद तक आगे बढ़ गई कि प्रगति के कहने पर अनुराग ने अपना असली नाम मनोज नारायण को बदलकर अनुराग यादव रख लिया था। शुरुआत में तो प्रगति और अनुराग के इस रिलेशन के बारे में उनके घर वालों को कोई भनक नहीं लगी, लेकिन ज़्यादा दिन तक ये सच छुप भी नहीं पाया और यह बात दोनों के घर तक भी पहुंच गई। प्रगति के घर वाले इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन प्रगति अनुराग से ही शादी करना चाहती थी। इसी वजह से प्रगति का आए दिन अपने घर वालों से झगड़ा होता रहता। अनुराग से शादी करने की सनक उसके अंदर इस कदर बढ़ चुकी थी कि सबको डराने के लिए वो अपनी नस तक काट चुकी थी। अनुराग जिस हाई फाई लाइफस्टाइल के सपने प्रगति को दिखा रहा था, वो उन्हीं को सच मान बैठी थी और उसे लगता था कि अनुराग के साथ उसकी लाइफ एक फेरी टेल जैसी होगी। लेकिन यही सिर्फ उसके बड़े सपनों की वजह नहीं थी। प्रगति की बड़ी बहन पारुल की शादी 2019 में एक करोड़पति घराने में हो गई थी। वो अपनी बहन को अच्छी जिंदगी और सारे शौक पूरे करते देखती थी। अपनी बहन की अच्छी जिंदगी को देखकर और अनुराग की बातों में आकर वो भी शानो शौकत से अपनी लाइफ जीना चाहती थी। लेकिन प्रगति यह भी जानती थी
कि फैमिली डिस्प्यूट के चलते अनुराग से उसकी शादी नहीं हो पाएगी, और अगर हो भी जाएगी तो अनुराग उसे वो लाइफ नहीं दे पाएगा जो वो जीना चाहती थी, क्योंकि वो इतना अमीर है नहीं। प्रगति के सपने तो काफ़ी बड़े थे और वो इन सभी सपनों को असल में भी जीना चाहती थी, लेकिन अनुराग के साथ। इसलिए अब प्रगति अनुराग के दिमाग में एक हैवानियत का ऐसा बीज बोने वाली थी जिससे उसके लालची इरादे पूरे हो सकते थे। साल 2022। प्रगति की बहन पारुल की जिस घर में शादी हुई थी वो परिवार फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग था, और उस परिवार का छोटा बेटा दिलीप भी अनमैरिड था। सिंस प्रगति का अपनी बहन से मिलने के लिए उस घर में आना जाना लगा रहता था, वहीं दिलीप भी अपनी भाभी के मायके आता जाता रहता था। इसी वजह से प्रगति की दिलीप से अक्सर मुलाकात होती रहती थी, और यहीं से प्रगति को दिलीप अपने शिकार की तरह नजर आने लगा। प्रगति ने सोची समझी चाल के तहत पहले दिलीप से दोस्ती की और फिर मिलने जुलने के बहाने उससे नजदीकियां बढ़ाने लगी। प्रगति के फेंके गए इस जाल में दिलीप पूरी तरह से फंस गया था। प्रगति अपने असली इरादों को छुपा दिलीप के साथ कुछ हफ्ते महीने नहीं बल्कि 3 साल तक प्यार का नाटक करती रही। सरप्राइजिंगली इसी नाटक के बीच उसने दिलीप को अनुराग से भी मिलवाया, और ना सिर्फ मिलवाया बल्कि दोनों के बीच दोस्ती भी करवा दी, क्योंकि जब हमने इन्वेस्टिगेट किया तो पाया कि अनुराग और दिलीप एक दूसरे को इंस्टा में फॉलो करते थे। इतना ही नहीं, दिलीप अक्सर अनुराग की पोस्ट की गई फोटोज में कमेंट भी करता था। दिलीप को तो इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि जिस अनुराग को वो अपना दोस्त बता मिलवा रही है वो असल में प्रगति से किस हद तक जुड़ा है। अनुराग और प्रगति ने मिलकर दिलीप के भोलेपन का फायदा उठा रखा था। जहां एक तरफ प्रगति दिलीप से प्यार का नाटक कर रही थी, वहीं पीठ पीछे वो अनुराग के साथ हर तरह से रिलेशनशिप में थी। इधर प्लान के हिसाब से प्रगति दिलीप को विश्वास दिला चुकी थी कि वो उसे बहुत प्यार करती है और उसके बिना जी नहीं सकती। अनफॉर्चुनेटली दिलीप प्रगति के बिछाए इस जाल में फंसता चला गया। यहाँ तक वो प्रगति से शादी करने के लिए अपने घर वालों के अगेंस्ट जाकर जिद पर अड़ गया कि वो शादी करेगा तो प्रगति से ही। कितनी दुख की बात है कि जहाँ एक तरफ ये लड़का प्यार के लिए अपने घर वालों को मनाने के लिए उनसे लड़ रहा था, उधर ये धोखेबाज लड़की प्यार के नाम पर चक्रव्यूह बना उसे खत्म करने की साजिशें रच रही थी। आखिरकार उसका आधा प्लान तो सक्सेसफुली पूरा हो गया जब दिलीप के घर वालों की मंजूरी से दोनों की शादी हो गई। ये लड़की इतनी शातिर थी कि उसने इस चेहरे के पीछे अपने असली रंग को छुपा रखा था। जहां उसका शैतानी दिमाग दिलीप को ख़त्म करने में लगा था, वहीं वो चेहरे पर मुस्कुराहट ओढ़े दिलीप के घर वालों का दिल जीत रही थी। सारी रस्में पूरी हो जाने के बाद प्रगति चौथी के बाद घर चली जाती है, पर उसके लौटने की असली वजह यह भी थी कि वो अनुराग से मिलने के लिए तड़प रही थी। 17 मार्च को प्रगति उसी होटल में जाती है जहां वो हमेशा अनुराग से मिला करती थी, और वहीं पर वो यह रील रिकॉर्ड करती है। देखने में तो लगेगा कि प्रगति अपनी शादी से खुश है, पर इस हंसी के नकाब को पहने वो इस होटल में बैठ के अपने प्लान को आखिरी अंजाम तक पहुंचाने वाली थी। शुरू से ही प्रगति की प्लानिंग थी कि दिलीप को प्यार के जाल में फंसाने के बाद उसको मारकर ख़त्म कर देंगे, और वो ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि वो दिलीप की करोड़ों की दौलत पाना चाहती थी, ताकि उस दौलत से अनुराग के साथ रहकर ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सके। इसलिए वो ऐसे तरकीबें सोचने लगी कि दिलीप मर भी जाए और उन पर कोई शक भी ना जाए। इस मर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए अनुराग ने अपने मौसेरे भाई दुर्लभ यादव को इस प्लान का हिस्सा बनाया, जो कि लड़ाई झगड़े और क्रिमिनल बैकग्राउंड का था। दुर्लभ ने पूरे मामले को समझने के बाद अपने दोस्त और हिस्ट्री शीटर रामजी नागर को हायर किया, और रामजी नागर ने दिलीप को मारने के लिए 2 लाख रुपए की सुपारी दी, जिसमें 1 लाख रुपए काम से पहले और 1 लाख काम हो जाने के बाद। पर दिक्कत यह थी कि अनुराग और प्रगति के पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए प्रगति ने दिमाग लगाकर मुंह दिखाई में मिले 70,000 अपने पास ही रख लिए, और बाकी बचे 30,000 उसने दिलीप से ही मांग लिए थे। अपने प्यार, अपने होने वाली बीवी के इरादों से अनजान दिलीप को बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि उसी के पैसों से उसी की मौत का सौदा किया जा रहा है। एक तरफ प्रगति ने 1 लाख का इंतजाम कर लिया, तो दूसरी तरफ अनुराग बाकी के बचे 1 लाख जुटाने में लग गया। मर्डर कॉन्ट्रैक्ट के पूरे पैसे इकट्ठा हो जाने के बाद अब इस साजिश में 5 लोग शामिल हो गए थे, जिसमें अनुराग, प्रगति के अलावा दुर्लभ यादव, हिस्ट्री शीटर रामजी नागर और उसका दोस्त शिवम यादव था। अब ये लोग सही मौके का इंतज़ार कर रहे थे कि कब दिलीप अपने घर से काम पर निकले और उसे इस तरह मौत के घाट उतारा जाए कि दिलीप की डेथ लोगों को मर्डर नहीं बल्कि कोई हादसा नजर आए। 19 मार्च 2025 को जब दिलीप ने बेला गांव से वापस लौटने से पहले प्रगति को कॉल की,
तो प्रगति ने तुरंत ही अनुराग को दिलीप की लोकेशन बता दी। अनुराग दिलीप की पहचान कराने रामजी नागर, दुर्लभ और शिवम को उस लोकेशन तक लेकर गया और उसकी पहचान कराने के बाद खुद वहां से वापस लौट आया। इसके बाद ये तीनों दिलीप का पीछा करना शुरू करते हैं, जो इस सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है। दिलीप का पीछा करते करते वो सुनसान जगह में उसकी हाइड्रा रुकवाते हैं और उससे रिक्वेस्ट करने का नाटक करते हैं कि उनकी कार खराब हो गई है, इसलिए उन्हें उसकी मदद चाहिए। दिलीप उनकी असलियत से अनजान उनसे कार की लोकेशन दिखाने की बात कहता है ताकि वो उनकी मदद कर पाए। इतनी आसानी से दिलीप को मानता देख रामजी नागर अपने और दुर्लभ के बीच उसे अपाचे बाइक पर बिठा लेता है और लोकेशन दिखाने के बहाने वो दिलीप को पलिया गांव में गेहूं के खेत में ले जाता है, जहां रामजी नागर का दोस्त शिवम दूसरी बाइक से उस लोकेशन पर पहुंचता है। दिलीप उस खेत में चारों तरफ नजर फेरता है, लेकिन उसे वो कार नहीं दिखती जिसके लिए उसे लाया गया था। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो तीनों मिलकर उस पर हमला कर देते हैं। पहले वो लोग उसे मारते पीटते हैं, फिर बंदूक की बट से उसके सिर पर कई वार करते हैं। इसी गर्मा गर्मी में दुर्लभ गुस्से में आकर देसी कट्टे से दिलीप के सर के पीछे गोली मार देता है। सभी को लगता है कि दिलीप मर चुका है, इसलिए वो तीनों उसकी बॉडी को गेहूं के खेत में ही छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन दिलीप सर पर मारी गई उस गोली से मरता नहीं है, क्योंकि जैसा मूवीज में दिखाया जाता है कि सर पर गोली लगने से हर बार इंस्टेंट मौत हो जाती है, असलियत में यह हकीकत से कोसों दूर है। इंस्टेंट डेथ के लिए ब्रेन स्टेम या ब्रेन टिश्यूज का बुरी तरह डैमेज होना जरूरी है। इस केस में दिलीप को जिस कट्टे से मारा गया था उसमें .315 बोर की बुलेट का यूज हुआ था, जो लीथल तो होती है लेकिन उसमें मिलिट्री ग्रेड वेपन्स जैसी प्रिसीजन और पावर नहीं होती है। हिस्टोरिक केसेस जैसे अमेरिकन रेलवे वर्कर फिनियस गेज केस को देखा जाए तो उसके स्कल में 3 फुट लंबा आयरन रॉड घुस गया था और ट्रीटमेंट के बाद वो 12 साल तक जिंदा रहा। सो .315 बोर की बुलेट से दिलीप की तुरंत मौत नहीं हुई, बल्कि उसकी डेथ का रीज़न उसके सर में दी गई वो चोटें थी, जिसके चलते उसका स्कल फ्रैक्चर हो गया था और इन्हीं हमलों में उसका ब्रेन डैमेज हो गया था, जिसके बाद 2 दिन हॉस्पिटल में अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ते लड़ते उसकी जान चली गई। प्रगति और अनुराग के हिसाब से तो उन लोगों ने प्लान को बहुत होशियारी से एग्जीक्यूट कर लिया था, लेकिन पुलिस को मिली सीसीटीवी फुटेज से वो लोग एक एक कर पकड़ लिए गए और उनकी साजिश से पर्दा भी उठ गया। रामजी, प्रगति और अनुराग के अरेस्ट होने की खबर फैलते ही दुर्लभ और शिवम यादव फरार हो गए थे, इसलिए पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए उन दोनों पर 25-25 हज़ार रुपए का इनाम निकाल दिया। इसके साथ ही पुलिस ने कई जगहों पर चेक पॉइंट्स भी बना दिए थे। आखिरकार 27 मार्च 2025 की रात को शहबाजपुर बम्बा एरिया में बने पुलिस चेक पोस्ट को जब दुर्लभ और शिवम क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो पुलिस उन्हें पहचान लेती है, जिस पर वो वहां से भागने लगते हैं। पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए जैसे ही उनका पीछा करती है तो वो दोनों पुलिस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। जवाबी फायरिंग में पुलिस दोनों के पैरों में गोली मार उन्हें दबोच लेती है। पुलिस को उनके पास से 2 पिस्टल्स, लाइव कार्ट्रिजेस, 1 बाइक, 2 मोबाइल फ़ोन, आधार कार्ड और 3000 रुपये बरामद हुए। फिलहाल इन 5 पर BNS के सेक्शन 1031 यानी पनिशमेंट फॉर मर्डर, सेक्शन 61(2) यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और सेक्शन 35 की धाराएं लगाई गई हैं, जिसमें अगर क्राइम प्रूव होता है तो इन सबको फांसी या उम्र कैद हो सकती है। लेकिन जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि असल में क्या होगा यह तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि यह केस ये भी दिखाता है कि कैसे हमारा कानून संगीन जुर्म में सज़ा काट रहे क्रिमिनल को बेल दे देता है, जिसके बाद वो बाहर आते ही एक और जान ले लेता है। शायद इसी सिस्टम की वजह से आज समाज में अपराधी बेखौफ हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि इस देश में तो आप मर्डर करने के बाद भी बेल पर बाहर आ सकते हो। प्रगति और अनुराग ने क्राइम को जिस तरह से कमिट किया वो तो इस तरह का था कि मानो दोनों को कानून का कोई डर ही ना हो। असल मामले में तो प्रगति ने कभी अनुराग से भी सच्चा प्यार नहीं किया था, बल्कि उसे प्यार था तो उस दिखावे भरी जिंदगी से जिसे देखकर वो अनुराग से अट्रैक्ट हुई थी और उन्हीं झूठी सपनों की दुनिया को वो असलियत में जीना चाहती थी। इसमें अनुराग भी कम गुनहगार नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसा शख्स था जो बिना मेहनत के ऐशो आराम वाली ज़िंदगी चाहता था और बस दूसरों के पैसों पर जीता था। इसी झूठी ज़िंदगी को जीने के लालच में प्रगति ने पहले दिलीप जैसे सीधे साधे लड़के को अपने प्यार के जाल में फंसाया, फिर इस प्यार के खेल को पूरे 3 साल तक खेला। दिलीप इसे सच्चा प्यार समझ उससे शादी करने के लिए अपने परिवार से लड़ने को तैयार हो गया, लेकिन प्रगति दिलीप की दौलत की लालच में इतनी अंधी हो चुकी थी
कि वो सही और गलत का फ़र्क भूल चुकी थी। उसे इतना भी ख्याल नहीं आया कि वो अपनी बहन के घर को ही बर्बाद कर रही है और अपनी बहन की भी ज़िंदगी वो नरक बना रही है। और आखिर में इस केस ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि जब मोहब्बत के नाम पर लालच पैदा होती है तो सिर्फ दिल नहीं, ज़िंदगियाँ बर्बाद होती हैं। वो कहते हैं ना कि प्यार अगर सौदा बन जाए तो रिश्तों का बाजार लग जाता है। अगर आप क्राइम केसेस ऑडियो फॉर्म में सुनना पसंद करते हैं तो आप स्पॉटिफाई पर हमारे पॉडकास्ट को सुन सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए दिल से थैंक यू। और प्लीज़ रॉन्ड को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें।